हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी विद उषा मैम। जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और ऊपर ऑल का जो नोटिफिकेशन है वो दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पे मिल सके। जो आज का अपना टॉपिक है वो आपका बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम का लेसन नंबर 11 है। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। जो टॉपिक का नाम है आपका वृहद संचलन, मास मूवमेंट है। जो ये मास मूवमेंट है, अगर आप थोड़ा सा भी आप डेली रूटीन में, मैं बार बार आपको यही बोलती हूँ कि अगर आप ज्योग्राफी को अपना लेंगे, डेली रूटीन में अपनाएंगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। जो ये फिजिकल ज्योग्राफी है, अगर आप इसका रट्टा मारोगे तो बिल्कुल भी ईजी नहीं रहेगा। अगर आप इसको समझोगे और समझ के साथ साथ अपने डेली रूटीन में उतारोगे इन चीज़ों को, तो आपको बिल्कुल ईजी हो जाएगी और लॉन्ग टर्म तक आपको याद भी रहेगी। तो इसका याद करने का थोड़ा सा मैं तरीका आपको बताती हूँ। जैसे मास मूवमेंट है, वृहद संचलन, देखो अटपटा सा नाम है तो कोशिश करो आपकी इंग्लिश जो वर्जन है वो आप याद करो। तो जो मास मूवमेंट है इसके आगे बहुत सारे प्रकार हैं, तो सारा का सारा मैटर एक ही जगह घूमता है। इसका क्या है, जो ढलानी एरिया होता है, पहाड़ी एरिया लगा लो, चाहे आपका बालू मिट्टी के ऊपर जो टीले होते हों, वहाँ से कोई चीज़ नीचे की ओर लुढ़कती है। जैसे भूस्खलन है, फॉर एग्जांपल हम देख ले, भूस्खलन होता है पहाड़ों के ऊपर। तो वो क्या है कि पहाड़ी एरिया पे ऊपर जब बारिश होती है तो उसकी जड़ें ढीली पड़ जाती हैं, वहाँ से हट जाती हैं, जड़ों से ढीली पड़ के, और नमी के कारण वो जब उसका भार ज़्यादा हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, वो नीचे की तरफ लुढ़कता हुआ आ जाता है। तो वो कोई भी हो, चाहे बड़ी शिलाखंड हो या फिर छोटे चट्टानी चूर्ण हो। चट्टान का मतलब ये मत समझो कि आपकी चट्टान, जो पहाड़ी शिलाखंड होती है उसी को बोलते हैं। पहले भी अपन ने डिस्कस किया था कि वैज्ञानिक भाषा में चट्टान हम किसको बोलते हैं, जो आप चलते फिरते हो, जहाँ आपके मकान बने हुए हैं, ये भी एक चट्टान है एक तरह की। तो चाहे वो बालू मिट्टी की हो, चिकनी मिट्टी की हो या पत्थर की हो, सभी क्या है, चट्टानें हैं। तो ये जो आपका मास मूवमेंट कब होता है, जब ढलानी एरिया हो, वहाँ पे ये मास मूवमेंट होता है। तो वो अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग आपको आगे डिस्कस करेंगे। जैसे बड़ी शिलाखंड टूट कर ऊपर से नीचे लुढ़कती हैं तो उनको हम भूस्खलन बोलते हैं। भूस्खलन के भी टाइप हैं अलग अलग से, तो वो कौन से टाइप हैं वो भी देखेंगे। चाहे चट्टानी चूर्ण है, मलबा है, छोटा मलबा है, वो आप बारिश के कारण गाद बन के और वो लुढ़कता हुआ नीचे आएगा। तो वो जितनी भी प्रकार हैं, छोटे से लेके बड़े तक, उसको अलग अलग नाम दिया गया है। तो उसको अपन प्रकार को भी देखेंगे। तो मास मूवमेंट का आपको समझ में आ गया होगा। जो स्थल मंडल के आवरण के ऊपरी या संगठित परत है, यानी रिगोलिथ बोलते हैं, जिसको हम चट्टानी मलबे की विशाल मात्रा का गुरुत्वाकर्षण के कारण ढाल के नीचे की ओर फिसलना या सरकना क्या बोलते हैं, उसको वृहद क्षरण यानी मास वेस्टिंग भी कहलाता है। और वृहद संचलन, मास मूवमेंट भी इसी को बोलते हैं। अनुढाल संचलन, देखो ये कितने अटपटे हैं हिंदी के शब्द। तो आप कोशिश करना कि ये आप इंग्लिश वर्जन करो। देखो डाउन स्लोप मूवमेंट भी कहते हैं, तीनों चीज़ें इसी को कहते हैं। तो इसके जो कारक होते हैं, यानी कौन करवाता है इन चीज़ों को, कैसे होती हैं ये चीज़ें, क्या कारक हैं इसके पीछे। तो कारक में सबसे पहले तो गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है, क्योंकि सैल चूर्ण है, मिट्टी मलबे को वृहद स्तर पर नीचे सरकाने में गुरुत्वाकर्षण की निश्चित रूप से सबसे अहम भूमिका होती है। आप लोगों को पता है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। कोई भी चीज़ आप ऊपर से छोड़ते हो नीचे, तो नीचे की तरफ ही आती है। तो ऐसे ही ढलानी एरिया में जब ऊपर से शिलाखंड है या सैल चूर्ण लुढ़कते हुए नीचे आते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, मास मूवमेंट बोलते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का भी अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद में जल कैसे भूमिका निभाता है, जैसे ये ज़्यादातर आर्द्र इलाकों में ज़्यादा होता है, क्योंकि जब बारिश होती है, बारिश में क्या होती है, उस जो जड़ें होती, चट्टानों की जड़ें लगा लो, या फिर अपक्षय के कारण या अपर्दन के कारण शैल चट्टान टूटी फूटी होती हैं, टूट फूट के वहीं पे विदरण हो जाती हैं। तो तेज़ बारिश के साथ वो भी क्या कहाँ आती हैं, ढलान के सारे नीचे की तरफ लुढ़कती आती हैं, यानी नीचे की तरफ आती हैं। तो जल भी इसकी अहम भूमिका निभाता है। जल के कारण भी देखो असंगठित निक्षेप हैं, जो चट्टानी कण है, वो क्या है, बीच में पाए जाने वाले रिक्त स्थानों में कहीं जल तो कहीं वायु भरी होती है। और जल का जो पृष्ठीय तनाव होता है, मलबे के कणों को बांधे रहता है और उनके अपनी जगह से क्या करता है, हटाने नहीं देता। लेकिन जब कभी अत्यधिक वर्षा होती है तो उन छिद्रों में अधिक जल भरने से वायु निकल जाती है, जिससे जल का पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और मिट्टी के कणों का जुड़ाव क्या होता है, ढीला पड़ जाता है। परिणाम स्वरूप जो सामग्री होती है, चट्टानी मलबा होता है, वो ढाल के सहारे नीचे आने लगता है। तीसरा है आपका स्थल की ढाल।
अगर आपका सरफेस या लगा लो आपकी जो ढाल है या फिर आपका ढाल बिल्कुल ही समतल होगा तो वो देखो चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो कोई भी चीज़ हो वो लुढ़केगी नहीं। लुढ़कने के लिए उसके लिए क्या होना चाहिए, एक ढाल का होना भी बहुत ज़रूरी है। ढाल होगा तभी वहाँ से कोई चीज़ अपर्दन से या अपक्ष से टूट फूट के वहाँ से लुढ़कती हुई नीचे आएगी। तो ढाल की भी अहम भूमिका है। ऐसे ही जलवायु की भी अहम भूमिका होती है। देखो ठंडी जलवायु प्रदेशों में जो शैल चूर्ण क्या करते हैं, बर्फ़ के कर्मानातार जमने और पिघलने से भी उनमें संचलन की हालत बन जाती है और ऐसी दशा में भूकंप आने से, खनन के लिए विस्फोट करने से, बिलकारी जीव जंतुओं की गतिविधियों और पौधों की जड़ों के फिसलने तक वृहद संचलन की क्रिया तीव्र हो जाती है। तो जलवायु भी इसमें अहम भूमिका निभाता है। विवर्तन अपन ने पढ़ा था, विवर्तन के पीछे अपना लेसन था, वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या आपको देखना हो तो, क्योंकि सारे के सारे लेसन एक दूसरे से रिलेट होते हैं। आपको पहले वाले लेसन आएंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। अगर आप आगे वाले लेसन पढ़ते हो तो पीछे आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि वही वर्ड हैं, वही आपको बार बार आगे मिलेंगे। अगर उन वर्डों का ही आपको पता नहीं होगा, जैसे अपर्दन क्या होता है, अपक्षय क्या होता है, या फिर अपक्षय के प्रकार हैं, रासायनिक अपक्षय क्या है, भौतिक अपक्षय क्या है, क्योंकि अभी आपके आगे 4-5 जो भी आपके लेसन है वो नदी द्वारा निर्मित शिलाकृति हैं, वायु द्वारा निर्मित शिलाकृति हैं, उनमें सभी में ये सारी की सारी चीज़ें, अनाच्छादन, ये सारे के सारे शब्द यूज होते हैं। और टाइम का भी जैसे आपका लेसन नंबर 3 था, जियोलॉजिकल टाइम स्केल था, वो भी जैसे अभी अपन ने डेविस का अपरदन चक्कर पढ़ा था तो उसमें भी बार बार टाइम का ही आ रहा था कि इतने लाखों वर्ष पहले ये, या फिर इस काल में या इस युग में, इस पीरियड में ये घटनाएं हुई थी। तो जब आपको टाइम स्केल पता होगा तो आप डेविस का आप अच्छे से समझ पाओगे जो अपन ने पीछे किया था वर्णन। और ये जो अपर्दन और अपक्षय का पीछे वाली जो वीडियो में मैंने डिस्कस किया था वो वाली चीज़ें आपने समझी होंगी तो आगे ये समझ पाओगे आप। वृहद संचलन यानी आपका मास मूवमेंट क्या होता है, और आप ये सारी चीज़ें समझ जाओगे तो आगे वाले चैप्टर बहुत ईजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए। तो विवर्तनिकी का टेक्टोनिक्स बताया था क्या होता है, जो पृथ्वी के आंतरिक हलचलें होती, पृथ्वी के गर्भ में आंतरिक हलचलों द्वारा कोई भाग ऊपर उठ जाता है, कोई भाग नीचे धंस जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विवर्तनिकी घटनाएँ बोलते हैं। तो वो भी अहम भूमिका निभाते हैं। कोई भाग ऊपर उठेगा तभी तो उसका ढाल बनेगा, या फिर कोई भाग नीचे बैठेगा तो भी ऊपर से ढाल बनेगा। तो वृहद संचलन के रूप और प्रभाव क्या है, यानी इसके मास मूवमेंट के प्रभाव क्या है। जो वृहद संचलन की गति है ये भी अहम भूमिका निभाती है। जो इसकी वृहद संचलन की गति है, यानी ऊपर से चट्टाने हैं या शैल चूर्ण ऊपर से नीचे लुढ़क के आते हैं, उनकी गति होती है। कई बार तो आप देखते हो सामने कोई ढलवा सीमा को देखते हो और वहाँ आपको पता भी नहीं लगता कि कोई चीज़ नीचे आ भी रही है, इतनी मंद गति भी होती है और कई इतनी गति होती है। देखो इसमें बता रखा है आपके, जो यह गति एक वर्ष में कुछ किलोमीटर जो दिखाई भी ना दे या फिर 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की इसकी गति हो सकती है। और गति के आधार पर वृहद संचलन के 2 मोटे वर्गों में बांटा गया है। तो पहला आपका है मंद संचलन, दूसरा क्या है, द्रुत संचलन। मंद का मतलब होता है जो धीमी रफ्तार से धीरे धीरे मलबा है वो नीचे आता है। दूसरा द्रुत संचलन का मतलब होता है तेज़ गति से, जैसे भूस्खलन है, ऊपर से अचानक से कोई शिलाखंड है, बारिश हो रही है, बारिश से उसकी सारी जड़ें ढीली हो गई हैं और उसका भार ज़्यादा हो गया है ऊपर से, तो वो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण जो शिलाखंड है वो कहाँ गिरेंगे, नीचे की तरफ गिरेंगे। तो ये गति में ज़्यादा है और ये मंद गति के हैं। तो मंद गति की आपका मृदा विसर्पण, इनके सारे आप डेफिनेशन आगे देखेंगे। शैल विसर्पण क्या होता है, ढाल मलबा और मृदा सर्पण क्या होता है। द्रुत में आते हैं आपके मृदा प्रवाह आती है, भूस्खलन आता है, भूमि सर्पण, पंख प्रवाह, और जो भूस्खलन है इसके भी टाइप हैं, शैल स्खलन, अवसर्पण, शैलपात और मलबा स्खलन। तो इनके आगे डायग्राम भी हैं, डायग्राम से आप बखूबी अच्छे से समझ जाओगे। तो सबसे पहले अपन मंद संचलन कर लें। 2 हैं अपने, एक तो द्रुत संचलन, दूसरा मंद संचलन यानी स्लो मूवमेंट। जो स्लो मूवमेंट होती है उसमें क्या है, अदृश्य होने के बावजूद मंद संचलन धरातल को त्रासने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और भूगर्भवेत्ताओं के अनुसार लंबे समय तक जारी रहने वाले मंद संचलन विस्फोटक और द्रुत संचलन की अपेक्षा मलबे की अधिक मात्रा को लुढ़का ले जाते हैं। इनका बताना है कि जो द्रुत संचलन है वो कम, वो जल्दी तो गिरते हैं, गति तो उनकी ज़्यादा होती है लेकिन मलबा कम होता है उसमें। अगर जो मंद गति वाले हैं वो धीरे धीरे पता भी नहीं चलता और वो मलबा बहुत ही ज़्यादा नीचे खिसका देते हैं। आगे देखेंगे उसमें एक डायग्राम भी है, डायग्राम से समझाएंगे स्लो मोमेंट का भी, मंद संचलन का भी उसमें।
तो इसमें है आपका मृदा विसर्पण। शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध जलवायु ये बताए थे, जो आपके कटिबंध है 7 कटिबंध आपको देखना है। 7 कटिबंध कौन कौन से हैं, शीतोष्ण कहाँ पे होता है और उष्ण कटिबंध कहाँ है। तो वहाँ की जलवायु के क्षेत्रों में मंद ढालों पर भी गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होगी, चट्टानों का ऊपरी आवरण नीचे की ओर फिसलने लगता है और वर्षा के जल से शराब और ऊपर की जो मिट्टी का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है वो घास के मैट व वृक्षों समेत इस प्रकार स्थानांतरित होने लगता है कि उस जमीन पर खड़े आदमी को भी एहसास नहीं होता कि वो नीचे खिसक भी रहा है, स्थानांतरित भी हो रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मृदा विसर्पण। ये देखो एक बार ये बाद में देखते हैं, पहले इसका डायग्राम आपको दिखा देते हैं। ये देखो, ये वाला चीज़ देखो अर्थ फ्लो का है ना। तो ये देखो ढाल है, ढाल से ये यहाँ से टूटा ये टुकड़ा और यहाँ से धीरे धीरे क्या कर रहा है, देखो ना तो ये कोई शिलाखंड है ना कोई शिलाचूर्ण है, पूरा का पूरा आपका अर्थ फ्लो है, यानी अर्थ नीचे खिसक रही है। तो इसमें पता भी नहीं चलता और बहुत बड़ी लेवल पे ये नीचे मलबा लेके आता है इस टाइप का। ये सारे के सारे हैं, एक बार इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इनकी देखेंगे अपन। पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। तो इसके मृदा विसर्पण के कारण क्या है, क्या कारण हो सकते हैं कि भाई मृदा विसर्पण होता है। तो पहला तो क्या होता है, शीत जलवायु वाले क्षेत्रों में तुषार तथा हिम का पिघलना। जब तुषार हो गया, हिम पिघलेगा तो वो क्या होगा, नीचे ढलान से नीचे ही आएंगी, कोई भी चीज़ आती है वो नीचे आएगी। और नीचे अगर पानी के रूप में भी आएगा तो जो शैल चट्टान चूर्ण है उसको भी पानी क्या करेगा, नीचे लेके आएगा। जैसे हिम नदियों से जो हिम की नदियां हैं या फिर हिम है, वहाँ से अपनी सारी नदियाँ निकलती हैं। जैसे गंगा नदी निकली हुई है तो वहाँ से जब वो निकलती है तो वो भी अपने किनारों से और अपनी तली को घसीटती हुई लेके आएगी। तो वहाँ से शिलाखंड बड़े भी छोटे भी सारी तरीके के लेके आती है और क्या करती है, नीचे ला के छोड़ देती है। जब उसका बहाव ज़्यादा होता है तो बड़े बड़े शिलाखंड आते हैं और बहाव कम हो जाता है तो बड़े बड़े शिलाखंडों को बीच में ही छोड़ देती है और फिर छोटे चट्टानी चूर्ण होते हैं वो ढाल के सारे नीचे बहा के आ जाते हैं। तो इनका जो आपका हिम का पिघलना भी इसमें कारण होता है। दूसरा, हिम के कणों के भार के कारण चट्टानी टुकड़ों का भी ढाल के नीचे की ओर धकेला जाना भी एक कारण है। और शैल का मतलब होता है चट्टानी, बार बार शैला रहना तो इसका मतलब भी चट्टानी होता है। तो शैलों का एकांतर क्रम से गर्म व ठंडा होना। जब अपन ने पीछे अपक्ष में देखा था कि बार बार तापांतर के कारण यानी सूर्य की गर्मी होती है दिन में, तो वहाँ बार बार चट्टानें ठंडी होंगी और गर्म होंगी तो फैलती सी उड़ती हैं, उसमें चटकन पड़ती है और वो मलबा वहीं पे टूट फूट कर बिखर जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, भौतिक अपक्षय। तो वो भी एक, वहाँ फिर बारिश होती है या फिर नदियाँ वहाँ से निकलती हैं या फिर हिम पिघलती है तो वो भी सारा का सारा जो मलबा होता है वो कहाँ लुढ़कते हुए नीचे आता है। तो ये भी एक कारण है। मृदा का जल में भीगना और सूखना, ये भी एक कारण रहता है। भूकंप द्वारा शैलावरण के कंपन का पैदा होना, जब शैलावरण में कंपन होता है तब भी शैल चूर्ण बनता है। तो बिलकारी जीव जंतु हैं जैसे भूमि का अपक्षय, मनुष्य द्वारा ढाल रोग को हटाना, ये भी इसका एक कारण होता है मृदा विसर्पण का, यानी कटाव का कारण होता है। शैल विसर्पण, शैल विसर्पण क्या होता है, वर्षा ऋतु में चट्टानों के ऊपर से जो शैल चूर्ण होता है, मिट्टी की कमजोर परत का आवरण हट जाने के बाद मौसम के कारक, यानी जैसे जलवायु है, मौसम के कारक आधार शैल का विखंडन करना यानी तोड़ना आरंभ कर देते हैं। और विखंडन शैल पदार्थ क्या होता है कि ऋतुओं के प्रभाव से कहाँ ढाल के अनुसार सारे क्या हो जाएगा, नीचे खिसकना शुरू हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, शैल विसर्पण। ढाल मलबा क्या होता है, पर्वतीय ढलानों पे छोटे छोटे अनेक आकार के शैलखंडों के ढेर जमा हो जाते हैं जिन्हें ढाल मलबा कहते हैं। और ये ढाल जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है, जब बारिश आती है तो वो क्या हो जाता है, ढाल के सारे नीचे खिसकना शुरू हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो मलबा होता है एक तरह से मलबा ही होता है, सारा चट्टानी चूर्ण होता है जिसको हम मलबा बोलते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाता है और वो नीचे लुढ़कता हुआ आता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ढाल मलबा। अब मृदा सर्पण क्या होता है, सोलिफ्लेक्शन, इसका अर्थ क्या होता है, जल से संतृप्त मिट्टी का ढाल के नीचे की ओर प्रवाह। यानी मृदा सर्पण उच्च अक्षांशों और निम्न अक्षांशों के उच्च पर्वतीय भागों में घटित होता है। आर्कटिक वर्त के टुंड्रा प्रदेशों में स्थायी हिम लगती है और जैसे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस व उससे भी कम रहता है के क्षेत्र में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में ऊपर की हिम पिघलने लगती है, जबकि नीचे की भूमि अभी हिम में जमी हुई होती है। तो स्थायी हिम पिघलते हुए जल के अंत तक
जो स्राव होते हैं वो रिसाव में बाधा डालती है और परिणाम स्वरूप स्थायी हिम के ऊपर जल के लबालब मलबा ढाल के अनुरूप खिसकने लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मृदा सर्पण की गति इतनी मंद होती है कि वह दिखाई ही नहीं देती और पर्वतीय ढालों पर मृदा सर्पण से सोपानी एवं वेदिकाओं का भी निर्माण होता है। इसके डायग्राम आगे हैं वहाँ और भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में नंबर 2 था, वो मंद संचलन वाले थे, अभी 2 हैं रैपिड मूवमेंट यानी तेज गति वाले, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण मृदा और चट्टान का अचानक एक तीव्र गति से संचलन अत्यंत हानिकारक होता है और मलबे के द्रुत संचलन के लिए वर्षा के जल या हिम के पिघल जाने की भारी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। यानी इसमें वर्षा की भी मात्रा पड़ती है। जैसे अभी कल ही की बात है, अपने उसमें हिमाचल प्रदेश में पीछे भूस्खलन हो गया था, अभी कल ही हुआ था, जिसमें 10-12 की डेथ भी हो गई थी। तो वहाँ से क्या हुआ, जैसे अभी बारिश हो रही है तो बारिश के मौसम में आर्द्र जलवायु हो जाती है तो वो नमी पकड़ लेती है। आपको अपने घरों में भी देखा होगा कई बार, अपने घरों की जो ऊपर की परत होती है वो भी क्या होती है, जब ये आर्द्र होती है, आर्द्र होके नीचे टूट टूट के बिखरने लग जाती है। तो ऐसे ही पहाड़ों में होता है, पहाड़ों में जब वो आर्द्रता आ जाती है और वो उस बड़ी बड़ी शिलाखंड होती हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो बारिश के कारण क्या हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं और नमी आने के कारण ऊपर से जो बड़े बड़े शिलाखंड हैं वो गुरुत्वाकर्षण से भार ज़्यादा हो जाता है तो नीचे लुढ़क जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो तेज़ गति से लुढ़कता है। तो तेज़ गति से क्या बोलेंगे उसको, हम भूस्खलन बोलेंगे। तो पहले अपन देख लेते हैं कि इसका पहला है मृदा प्रवाह, जो आपके द्रुत संचलन था, इसके भी प्रकार थे अलग अलग। तो मृदा प्रवाह क्या होता है, अर्थ फ्लो, अपन ने देखा था, अभी डायग्राम भी देखा था इसका, कि आर्द्र जलवायु के क्षेत्रों में जल के संतृप्त मिट्टी होती है, ऊपरी भाग का चट्टान चूर्ण, चिकनी मिट्टी हो या रेतीली हो, शैल मृत्तिका हो, किसी टाइप की हो, वो गुरुत्व की शक्ति द्वारा तीव्र गति से क्या होगी, कुछ ही घंटों में नीचे की ओर खिसक आते हैं और इसे मृदा प्रवाह कहते हैं। और मृदा प्रवाह में जल या हिम जल स्नेह का काम करते हैं और ढाल के ऊपरी भाग से मृदा के प्रवाह के बाद सीढ़ीनुमा वेदिकाएं बची रह जाती हैं। ये वेदिकाएं चापाकार और भित्ति जैसी कगारों द्वारा घिरी हुई होती हैं और पहाड़ों में मृदा प्रवाह के कारण जल प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और अनेक स्थानों पर झीलों का निर्माण हो जाता है। यानी वो जगह छूट जाती है ऊपर, वहाँ झीलनुमा बन जाता है। बारिश आती है तो बारिश का पानी डल के उसको झीलों का निर्माण हो जाता है। जैसे झेलम है, हिमालय में झेलम है बेसिन, और नेपाल में पूर्वी दक्षिणी भागों में इस प्रकार के अनेक झीलों का निर्माण हो रखा है इसी क्रिया द्वारा। दूसरा भूस्खलन आप सभी को पता है, अभी पीछे भी डिस्कस कर रहे थे कि लैंडस्केप क्या होता है, जो बड़ी बड़ी शिलाखंड होते हैं चट्टानी, वो खिसक के नीचे आ जाएं, उनको हम क्या बोलते हैं, भूस्खलन बोलते हैं। तो इस भूस्खलन में भी अलग अलग हैं, जैसे डिपेंड करता है कि कितने चट्टानी कण छोटे हैं बड़े हैं किस टाइप के हैं। तो इसके प्रकार हैं भूस्खलन के। तो पहला है शैल स्खलन, शैल का मतलब ही चट्टान होता है, रॉक स्लाइड। तो भूस्खलन के सभी प्रकारों में शैल स्खलन का सबसे अधिक महत्व होता है और पहाड़ों से बड़े बड़े शिलाखंड अपनी जगह से खिसक कर भ्रंश तल या संस्तर तल के सहारे लुढ़कते हुए फिसलना शुरू हो जाते हैं। यानी ऊपर से कोई भी पहाड़ों से जब शिलाखंड टूट के नीचे गिरने लगते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, शैल स्खलन। इसमें शिलाखंड थोड़े बड़े होते हैं। उसके बाद में अवसर्पण क्या होता है, स्लम्पिंग। अवसर्पण की क्रिया वक्राकार तल पर घूर्णी गति के फलस्वरूप घटित होती है और इसमें चट्टान का स्खलन ढाल के सहारे रुक रुक कर होता है और कम दूरी तक होता है। जिस ढाल पर चट्टान का अवसर्पण होता है उस पर सीढ़ीनुमा छोटी छोटी वेदिकाएं बन जाती हैं। भारत में अवसर्पण के उदाहरण जैसे पश्चिमी तट पर चेन्नई और विशाखापट्टनम के बीच और पूर्वी तट पर केरल में कोने के निकट मिलते हैं। यानी जहाँ से ये कटाव होता, पक्ष या अपर्दन के कारण कटाव होता है, वो धीरे धीरे लुढ़कता हुआ नीचे आता है और इस प्रकार आता है जैसे वो जम भी जाए, जैसे सीढ़ीनुमा उसकी संरचना बन जाती है। उसके बाद में रोकफाल है। शैलपात क्या होता है, शैलपात की क्रिया शैल स्खलन से मिलती जुलती है। अंतर केवल यह है कि उसमें शैलपात में किसी खड़े ढाल वाले कगार से विशाल शैलखंड अकेले ब्लॉक के रूप में गिर जाता है। ये देखो, ये अपन थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं ताकि आपके समझ में भी आ जाए। ये देखो, ये वाला रोकफाल, ये ऊपरी ढाल है, ये पहाड़ी पर, ये लगा लो कि ये एक पहाड़ी है। पहाड़ी होने के बाद यहाँ पे बारिश हुई और बारिश होने के बाद में यहाँ के चट्टान क्या हो गया, एक बड़ा शिलाखंड है, अकेला ये नहीं है कि बहुत सारे, एक ही बड़ा टूट के नीचे गिर जाए, यहाँ पे आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोक फाल बोलेंगे।
इसके बाद में आपका है मलबा स्खलन। मलबा नाम से ही है कि जो मलबा का स्खलन होता है, नीचे लुढ़कता हुआ आता है, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका मलबा स्खलन। वह शैल चूर्ण होता है जो अपने मूल स्थान से हट कर क्या होता है, ढाल मूल स्थान से हट के नीचे की ओर खिसकता हुआ किसी अन्य स्थान पर दोबारा एकत्रित हो जाता है। ये पूरा नीचे नहीं आता, कहीं पे इसको सपोर्ट मिल जाता है तो वहीं पे रह जाता है, और फिर उसके बाद दोबारा एक तरह हो जाता है। फिर क्या होता है, यह मलबा फिर सामूहिक तीव्र ढाल पर फिर तेजी से, यानी रुक रुक के जहाँ पे इसको सपोर्ट मिल जाता है वहाँ ये मलबा इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद फिर और ऊपर से मलबा आता है, वो इकट्ठा हो जाता है। फिर बारिश आती है, तेज़ बहाव होता है, तेज़ बहाव के साथ फिर वो फिसल के नीचे आता है। ऐसे एक क्रम में नीचे नहीं आता, रुक रुक के ये नीचे आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मलबा स्खलन। इसके बाद में आ गया भूमि सर्पण, अर्थ स्लाइड, जिसमें भूमि का एक पूरा का पूरा विशाल ब्लॉक पहाड़ी के नीचे खिसक कर या टूट कर खंडित नहीं होता, और बल्कि पूरा ब्लॉक ही साबुत रहता है, जिसमें खिसकी हुई भूमि मार्ग में कितने ही लंबे और थोड़े समय तक रुकी रहती है। ये अभी जैसे पीछे मैंने आपको दिखाया था, ये इस टाइप से। कहाँ है अर्थ स्लाइड? अर्थ स्लाइड का इसमें है नहीं, आगे देखेंगे। यानी वो इसी प्रकार का है जो अर्थ फ्लो है, इसी टाइप से वो मिलेगा, इससे मिलता जुलता मिलेगा अर्थ फ्लो की। यानी पूरा का पूरा जो उसमें धरातल का बता रखा है, इसमें जो धरातली भाग है पूरा, जो हिमालय लगा हो, पहाड़ी एरिया में लगा हो, वो धीरे धीरे खिसकना शुरू हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, भूमि सर्पण। मड फ्लो क्या होता है? मड फ्लो एक तो देखो, अधिक वर्षा वाले प्रदेश में जल से संतप्त होकर जो सैल होती हैं, यानी चट्टानी पदार्थ होते हैं, वो अपने मूल स्थान से अलग होकर प्लास्टिक पदार्थ की भांति नीचे की ओर निकली हुई जीवाओं की आकृति में बहने लगती है। जीवा कैसे, जैसे अपन मुंह से जीवा निकालते हैं, ऐसे प्रतीत होती है दूर से देखने पे। एक बार इसको भी अपन देख लेते हैं। ये देखो, ये मड फ्लो देखो, ये आपकी पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाकों में ये जो बनी हुई है आपकी ये ढलान से जो ये मलबा निकला हुआ है, तो ऐसे दिखाई देता है दूर से, जैसे जीवा निकली हुई हो। देखो ऐसे, इस प्रकार को क्या बोलेंगे हम, मड फ्लो। और दूसरा किसको बोलेंगे, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी के राख और धूल के कण क्या होते हैं, गिले होकर पंख का रूप धारण कर लेते हैं, और वो ढाल के सहारे नीचे की ओर खिसकने लगते हैं, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, पंख प्रवाह बोलते हैं। ये सारे के सारे जो आपके प्रकार हैं, उनके आपके एग्जाम्पल हैं, थोड़ा सा देखने से पता चलेगा कि ये क्या है, इससे थोड़ा आपको जल्दी समझ में आएगा। इसके बाद में ये ओरिजिनल हैं, अच्छे से दिखाई देते हैं क्या है क्या नहीं है। जैसे ये वाला फोर्थ वाला स्लम्प का है, ये भूस्खलन का है। ये नीचे जो सड़कों पे पड़ा है, ये भी भूस्खलन का, ऊपर से चट्टानें टूट फूट के नीचे की तरफ आती हैं, तो उनको भी हम क्या बोलते हैं, भूस्खलन। तो ये आपने डेली रूटीन में ज़रूर देखा होगा, टीवी न्यूज़पेपर पे ज़रूर देखे होंगे इस प्रकार के, कहीं भूस्खलन हो गया या फिर चट्टानें खिसक गई, इस टाइप से। तो ये आज का आपका टॉपिक ख़त्म होता है, जो आपका मास मूवमेंट का है। तो मास मूवमेंट आते ही, वर्ध संचलन का नाम आते ही कि संचलन क्या होता है, आपके माइंड में सीधा आना चाहिए कि ढलानी इलाके से कोई भी हो, ढलान किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो पहाड़ी ढलान हो या फिर रेत में, जैसे टिब्बे अपने होते हैं बालू मिट्टी के, या फिर चिकनी मिट्टी की ऊंचाई हो कि कहीं भी हो, लेकिन ज़्यादातर ये कहाँ मिलेंगे आपको, पहाड़ी इलाके में होते हैं, जहाँ ढलानी एरिया होता है, वहाँ ये घटनाएं घटित होती हैं ज़्यादातर। तो इसके जो अलग अलग प्रकार हैं वो बस यही हैं कि जिसमें कोई शिलाखंड ज़्यादा बड़ी होती है, या फिर वो चट्टानी चूर्ण छोटे चूर्ण होता है, वो किस प्रकार नीचे आता है, कोई बीच बीच में रुक के नीचे आता है, कोई तेज़ गति से आता है, कोई मंद गति से आता है। कारण एक ही होता है कि ढलान से जो अपक्ष और अपरदन के कारण मलबा रहता है वो नीचे आता है, उनको हम मास मूवमेंट बोलते हैं। तो छोटा सा टॉपिक था, बिल्कुल ईजी है, इसको आप कर लेना। और इसमें से भी क्वेश्चन, जैसे जीके में तो इसमें क्वेश्चन आते रहते हैं बहुत सारे मास मूवमेंट का, आपके पीएचडी में, नेट में, आपके स्लेट में, और आपके जैसे यहाँ में एंट्रेंस में, और आपके जो पीजीटी वगैरह का जब ज्योग्राफी का आप करते हो, या केंद्रीय विद्यालय का डालते हो, किसी में भी डालते हो, उसमें इनके बीच से आते हैं
कई बार क्या तो एक तो होते हैं डायरेक्ट टॉपिक, डायरेक्ट होते हैं, जैसे कि ऊंची चोटी फलाने की ऊंची चोटी कितनी है, जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कई आते हैं क्वेश्चन से क्वेश्चन निकल के। ज़्यादातर जैसे पीएचडी है आपका, एंट्रेंस टेस्ट है, या फिर आपका नेट है, इनमें क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकल के आते हैं बहुत सारे। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ज्योग्राफी के, जैसे मैंने आपको बताया कि डेली रूटीन में इसको समझो, सारी चीज़ें अच्छे से समझ लोगे, उसके बाद में आप क्वेश्चन पे जा पाओगे। अगर आपको आगे बढ़ना है, कॉलेज लेक्चरर वगैरह की तैयारी करनी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें मन लगा के अच्छे से पढ़ो। और मैं तो आपको कोशिश करती हूँ कि देसी लैंग्वेज में, देसी भाषा में आपको समझा सकूँ। धन्यवाद।